नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली 5 जनवरी को 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में विभिन्न विषयों को लेकर बातचीत हुई है। यह मुलाकात औपचारिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। उधर नई दिल्ली में 5 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय रासायनिक उर्वरक एवं स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, जिसमें विभिन्न विषयों पर बातचीत की गई। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की थाना फेस 1 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 15 चोरी की बाइक, स्कूटर, स्कूटी सहित बड़ी संख्या में वाहन पार्ट्स बरामद किए गए हैं। बरामद माल की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार अभियुक्त दिल्ली, नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में रैकी कर दोपहिया वाहन चोरी करते थे और बाद में उन्हें काटकर या सस्ते दामों पर बेच देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 हमशक्ल जुड़वा भाई भी शामिल हैं, जो पहचान से बचने के लिए अदल बदल कर वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उधर थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त लिंजियाना को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अभियुक्त लिंजियाना जो मणिपुर राज्य के तेलंगलोंग जिले के निवासी हैं और वर्तमान में ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। युवती ने अपने प्रेमी डखिया युहुक के साथ घरेलू विवाद के दौरान चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख थाना क्षेत्र में न्यू ईयर पार्टी के दौरान एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल यह घटना 2 जनवरी 2026 की रात आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी के A3 टावर में हुई। आरोप है कि बादल और प्रिंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर 28 वर्षीय मीत राज के साथ गाली गलौज और मारपीट की और उसे 15वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों धीरज कुमार सिंह और विशाल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल अन्य आरोपी भी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दादरी थाना क्षेत्र के कैमराला गांव में युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना दादरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 2 नामित अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। मृतक के शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना में घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है और फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस द्वारा आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में और पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में गौतम बुद्ध नगर में सड़क सुरक्षा माह के तहत एक विशेष अभियान चलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि यातायात पुलिस ने मैनुअल 3219 चालान और ISTMS कैमरा द्वारा 3769 वाहनों के कुल 6988 ई चालान की कार्रवाई की। साथ ही 19 वाहनों को सीज किया। विशेष अभियान के दौरान बिना हेलमेट 2836, बिना सीट बेल्ट
63 रेड लाइट 203 और ओवर स्पीड 523 मामलों पर कार्रवाई की गई। उधर दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो राजनीति का विषय नहीं है, जो भारत की पहचान, अस्मिता, अस्तित्व और भविष्य की संभावना और स्वरूप से संबंधित है। हर देश के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं और कई ऐसी तारीखें आती हैं जो अविस्मरणीय परंतु ऐसे असहनीय आघात दिए हुए होती हैं कि जिन्हें याद रखना इसलिए आवश्यक होता है ताकि भविष्य में उसकी कोई पुनरावृत्ति की संभावना न रहे। आज 6 जनवरी 2026 है। आज से ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनी के द्वारा श्री सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना गया है, जिसके विषय में कहा गया है कि सोमलिंगम नरोदृष्टा सर्व पापो प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछितः मृतः सर्वम समाश्रयेत। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो इसके अपना विचार व्यक्त किया है उसमें इस श्लोक का उद्धरण दिया है कि अर्थात सोमनाथ एक ऐसा लिंग है जिसे देखने मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है, इसका महत्व भारत के लिए क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था एट द इनॉग्रेशनल सेरेमनी ऑफ सोमनाथ, इट इज माई व्यू दैट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल विल बी कंप्लीटेड on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन मात्र उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात यह आती है कि इसको आज स्मरण रखने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इस देश की अस्मिता के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया गया। मैं घिनौना मजाक शब्द इसलिए कहता हूं, हमारी जनरेशन के आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है, तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ. Like many other conquerors, he used to exploit the name of religion for its conquest
India was to him just a place from which he could earn the treasures and material. यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के। द बिल्डिंग इंटरेस्टेड हिम वॉज सो मच इंप्रेस्ड बाय द सिटी ऑफ मथुरा फ्रॉम दिल्ली। ऑल अबाउट ही रोट दैट देयर वॉज 1,000 एडिफिस फ्रॉम विच द फेथ हैज फॉलन, नॉर इट्स लाइकली द सिटी अटेन द प्रेजेंट। वो कहते हैं कि वो देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए, ये तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल। उधर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में तमिलगम थलाई निमरा और तमिलिन पायनम यात्रा के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और आयोजन को केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित किया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए आप लोगों की आवाज को? अमा एन्नाचे इन्नो सत्तमा केक्कुदु? एनडीए सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे एनडीए அரசாங்கம் அமைக்கப்பட வேண்டுமா வேண்டாமா? मोदी जी के नेतृत्व में तमिलनाडु में हमारी सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? மோடி அவர்களின் தலைமையின் கீழ் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே அரசாங்கம் அமைக்கப்பட வேண்டுமா வேண்டாமா? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। இந்த குரல்லாம் பத்தாது। सभी लोग हाथ उठाइए जरा, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए, உறுதியான உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துங்கள், உங்கள் கைகளை உயரே உயர்த்துங்கள் और प्रचंड आवाज से बोलिए, உரத்த குரலில் முழக்கம் செய்யுங்கள்। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नयनार नागेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के अन्नामलाई जी, तमिलनाडु चुनाव के प्रभारी और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, श्री एन रामचंद्रन जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே। भाई नाम मत बोलिए, आप सीधा अंत में जो मैं बोला ना वो बोल दीजिए। பாரதிய ஜனதா கட்சியின் காவலர்களாகவும் சிப்பாய்களாகவும் இருக்கின்ற என் அருமை பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நல்வணக்கங்கள்। सबसे पहले मैं महान तमिल भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता हूं, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। இந்த மாபெரும் மகத்தான தொன்மையான தமிழ் மொழியிலே என்னால் உரையாற்ற முடியவில்லை, அதற்காக உங்கள் அனைவரிடமும் நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன்। मैं तमिलनाडु की इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं।
தமிழ்நாட்டின் இந்த புனிதமான மண்ணுக்கு நான் என்னுடைய நல் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை துவங்குகின்றேன். यही भूमि के म्यांमार, अलवार और सिद्धर जैसे महान विद्वानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. இந்த மண்ணுக்கே உரித்தான ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், சித்த புருஷர்கள் அவர்களுக்கு நான் தலை வணங்கி என்னுடைய உரையை துவங்குகின்றேன். जिसके साथ चोला और पांडे वंश का महान विरासत जुड़ा है, ऐसी पुडुकोट्टई में आकर मैं आप सबको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं. இங்கே மாபெரும் சோழ சாம்ராஜ்யம், அத்தகைய சாம்ராஜ்யத்தை இங்கே அந்த சாம்ராஜ்யம் இருந்த அத்தகைய புதுக்கோட்டைக்கு நான் என்னுடைய உரையை துவக்குகின்றேன். मैं भगवान गोकर्णेश्वर और देवी बृहदमल्ल को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. சிவனாருக்கும் உமையவளுக்கும் நான் என்னுடைய தலையை வணங்கி அவர்களுக்கு சிரம் தாழ்த்தி என்னுடைய உரையை துவங்குகின்றேன். मित्रों, आज भारत के महान सपूत तमिलनाडु के ही लाल जेसी कुमारप्पा की जन्मतिथि है. मैं उनको भी याद करना चाहता हूं. தமிழ்நாட்டின் மகத்தான புதல்வன், இந்த மண்ணின் மைந்தன் ஜேசி குமரப்பா அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி நான் என் நினைவலைகளை சமர்ப்பிக்கின்றேன். मित्रों, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्र जी की यात्रा का समारोह है. ये समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம், இந்த பயணத்தை மேற்கொண்ட தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் இந்த நிறைவு விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். இந்த நிறைவு விழாவிலே நான் ஒரு விஷயத்தை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏப்ரல் மாதம் 2026 தேதி இங்கே தமிழ்நாட்டிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியின் என்டிஏ தலைமையிலான இங்கே ஆட்சி மலரும். मित्रों, मैं आज इस विराट सभा के माध्यम से तमिलनाडु की जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आइए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में हम हमारे तमिलनाडु को भी जोड़ दें. இங்கே இந்த மாபெரும் அவையின் வாயிலாக நான் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும் அறைகூவல் விடுக்கிறேன். வாருங்கள், மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தலைமையின் கீழ் நாம் அணிவகுப்போம். பாரதத்தின் வளர்ச்சி பாதையிலே, வளர்ச்சி பயணத்திலே, இந்த பயணம் நிறைவு பயணத்தின் வாயிலாக நாம் அதில் பங்கு பெறுவோம். मित्रों, इस यात्रा ने 12 अक्टूबर से आज तक लगभग पूरे तमिलनाडु में जनसंपर्क के कार्यक्रम किए हैं. இந்த தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம், இந்த பயணம் அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி துவங்கியது. இதிலே கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து மட்ட மக்களோடும் இங்கே தொடர்பு கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ, हमारे और साथी दलों के साथ
एक मजबूत गठबंधन कर कांग्रेस और डीएमके को अंतिम लड़ाई देने का काम करने वाली है। இனி வரவிருக்கின்ற நாட்களிலே காதல விழுதா வரவிருக்கின்ற நாட்களிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் இன்னும் பிற கூட்டணி கட்சிகளும் வலுவான கூட்டணி அமைத்து இங்கே ஆட்சி அமைக்கப் போகிறோம்। हर मोर्चे पर डीएमके सरकार विफल गई है। எப்பாடுபட்டாவது எப்படியாவது இந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழக கூட்டணி ஆட்சியை நாம் ஒழித்தே தீருவோம், முடிவு கட்டியே தீருவோம்। पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। மக்களே, ஒரு விஷயத்தை கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க। ஒட்டுமொத்த பாரதத்திலும் எங்கேயாவது மிகப்பெரிய ஊழல் நிறைந்த கட்சி, மிகப்பெரிய ஊழல் நிறைந்த ஆட்சி என்று சொன்னால் அது தமிழ்நாட்டின் திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சிதான்। भाई साहब, मैं बोलूं इतना ही बोलिए आप। तमिलनाडु सरकार बोला तो इतना ही बोलिए आप। अपने घोषणा पत्र का सबसे कम वादों को पूरा करने वाली कोई सरकार है तो तमिलनाडु में डीएमके सरकार है। தேர்தல் அறிக்கையிலே மிக குறைவான அளவு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி இருக்கிற கட்சி என்றால் அது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் இந்த ஆட்சிதான்। तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के माताओं बहनों की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। தமிழ்நாட்டிலே தாய்மார்கள் சகோதரிமார்களுக்கு எந்தவித பாதுகாப்பும் இன்று இல்லை। मित्रों, तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। தமிழ்நாடு அரசின் ஒரே நோக்கம் என்று சொன்னால் அது மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை முதலமைச்சராக்குவது மட்டும்தான்। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। தமிழ்நாட்டின் மக்களிடம் நான் ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்। ஒரு குடும்ப ஆட்சி அதற்கு முடிவு கட்டியே தீர வேண்டும், அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது। पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन जी और अब उदयनिधि। स्टालिन बाबू, आपका ये स्वप्न पूरा नहीं होने वाला है। முதலிலே கருணாநிதி அவர்கள், பிறகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ற திட்டம் போடுகிறீர்களே, ஸ்டாலின் அவர்களே, உங்களுடைய கனவு மெய்யாகாது। मित्रों, इस बार दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने जा रही है। மக்களே, இந்த முறை சுவற்றிலே தெளிவாக இந்த சித்திரம் காணப்படுகிறது। 2026 கண்டிப்பாக என்டிஏ தேசிய ஜனநாயக फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।